हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का गेस वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन होगा गेस होगा, सब्जेक्टिव होगा, लेकिन लघु उत्तरीय होगा। लघु उत्तरीय होगा यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। और लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने के बाद हम लोग जो देखेंगे दीर्घ उत्तरीय जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन याद नहीं होता है तो आप लोग जो है नोटबुक में इसको लिख लेंगे और रोज जो है इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है। आप लोगों को शीत युद्ध के बारे में बताना है कि शीत युद्ध क्या है। आंसर में आप लोग देंगे कि शीत युद्ध का तात्पर्य ऐसे अवस्था से है, यानी कि शीत युद्ध का जो तात्पर्य ऐसे अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित तथा तनावपूर्ण हो। यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच क्या है तो वातावरण उत्तेजित हो और तनावपूर्ण हो, लेकिन वास्तविक रूप में कोई युद्ध ना हो। यानी कि वातावरण उत्तेजित हो, तनावपूर्ण हो, लेकिन उन दोनों देशों के बीच क्या हो तो युद्ध ना हो, कोई भी युद्ध ना हो। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन दोनों देशों के बीच जो है उत्पन्न तनाव की स्थिति जो था, इसी स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इससे ज़्यादा जो है शीत युद्ध के बारे में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देंगे आप लोग तो जितना नंबर मिलना है मिल जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में बताना है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। आंसर आप लोग देंगे कि क्यूबाई मिसाइल संकट। क्यूबाई मिसाइल संकट ब्रैकेट में है कि क्यूबा में अक्टूबर संकट के रूप में जाना जाता है। यानी कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो है, क्यूबाई मिसाइल संकट जो है, इसको क्या है तो क्यूबा में अक्टूबर संकट के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसको क्यूबा में जो है इसको अक्टूबर संकट के रूप में भी जाना जाता है। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि क्यूबाई मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकरार था। यानी कि इन तीनों के बीच क्या था तो एक टकरार था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा आकाश और समुद्र मार्ग से हमला करने पर विचार किया और क्यूबा का जो संरोधन करना तय किया। क्यूबा का क्या है तो संरोधन करना तय किया। इतना ही लिखना है आप लोगों का क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे और भी बताना है कि 3 बातों की परिणति था। 3 बातों की परिणति था, उनका नाम बताना है। तो आप लोग आंसर में देंगे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति थी। कितने बातों की परिणति थी तो 3 बातों की परिणति थी। पहला आप लोगों का बात क्या है कि 5 देश कौन कौन, यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। यानी कि 5 देशों के बीच सहयोग, यानी कि इन 5 देशों के बीच क्या होगा तो सहयोग होगा। दूसरा बात क्या है कि शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। शीत युद्ध का प्रसार भी होगा और इसके बढ़ते हुए दायरे होंगे। तीसरा आप लोगों का बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। तीसरा आप लोगों का बात है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है बहुत से 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का क्या हुआ तो नाटकीय उदय हुआ। और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र में 16 नए अफ्रीकी देश सदस्य के रूप में शामिल हो चुके थे। ये 3 बात है, इन तीनों बातों को आप लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। चलिए आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है एक ध्रुवीय व्यवस्था और द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है। एक ध्रुवीय व्यवस्था और द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है इसके बारे में कुछ बताना है। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे कि ध्रुवीय व्यवस्था और द्विध्रुवीय व्यवस्था 1991 में सोवियत रूस के बिखर जाने के बाद विश्व की व्यवस्था पूंजीवादी ग्रुप अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था बन गई। यानी कि किसके नेतृत्व में बना था तो अमेरिका के नेतृत्व में बना था। कब बना था तो 1991 में सोवियत रूस के बिखर जाने के बाद बना था। और यहाँ पे है जो आज भी कायम, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था जो है वो आज भी कायम है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में विभक्त होकर 2 ध्रुवीय व्यवस्था में परिणत हो गया। यानी कि विश्व जो है 2 गुटों में विभक्त होकर कितना तो 2 ध्रुवीय व्यवस्था में परिणत हो गया। पूंजीवादी गुटों के देशों का नेतृत्व अमेरिका,
द्वारा और साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत रूस के द्वारा होने लगा। इतना काफ़ी है आप लोगों के क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, वामपंथी दल से क्या समझते हैं? वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आता है कि वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं। आंसर में देना है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के विरुद्ध साम्यवादी दल, मार्क्सवादी दल को वाम दल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि साम्यवादी दल, मार्क्सवादी दल को वाम दल की संज्ञा दी जाती है। यह दल अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, यानी कि ये जो दल है साम्यवादी दल और मार्क्सवादी दल, ये जो दल है ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब, दलित, शोषित एवं सर्वहारा दल के हित, यानी कि जल जो है सर्वहारा दल के हित की रक्षा के लिए जो है यह दल कार्यरत है। यानी कि यह दल जो है इन जो है इनके रक्षा के लिए क्या करता है, तो कार्य करता है, कार्यरत रहता है। इतना वामपंथी दल से इतना लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना लिख देंगे क्योंकि इतना काफ़ी है एग्जाम के लिए। चलिए 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो आप लोगों को करना है आंसर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो 6 अंग है। पहला अंग आप लोगों का है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा आप लोगों का अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंग है आप लोगों का संरक्षण या न्यास परिषद, और 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय, छठा अंग है सचिवालय। ये देखिए 6 अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, बीमारू राज्यों का क्या अर्थ है? बीमारू राज्यों का क्या अर्थ होता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर में आप लोगों का देना है कि भारत में वैसे राज्य जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर लोगों में शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है। यानी बीमारू राज्य का अर्थ क्या होता है, तो वैसे राज्य जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर लोगों में जो है शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति जो है दयनीय है, वह राज्य जो है बीमारू राज्यों के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे इसका उदाहरण है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम के समपर्वतीय राज्य एवं बिहार का भी कुछ हिस्सा बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है। यानी कि बिहार का भी कुछ हिस्सा जो है वो बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। इतना आप लोगों को एग्जाम में लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है? राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बीच क्या अंतर बताना है। आंसर देंगे कि जो दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतकर संसद में आता है, यानी कि जो दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतकर संसद में आता है उसे राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। इतना क्लियर है। इसके आगे लिखना है कि इसमें कुल मतदान का कुछ प्रतिशत निर्धारित रहता है। इसमें जो कुल मतदान का जो कुछ प्रतिशत होता है वो निर्धारित रहता है। उदाहरण है बसपा, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी एवं दोनों कांग्रेस राष्ट्रीय दल थे, यानी कि जो है ये राष्ट्रीय दल थे। और दूसरी ओर है जो दल क्षेत्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर जीत प्राप्त करता है, यानी कि जो दल है क्षेत्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर जीत प्राप्त करता है उससे क्षेत्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। इतना इसमें क्लियर है। बिहार में जनता दल, युराजद एवं उत्तर प्रदेश में सपा आदि जो हैं ये क्या है, तो ये 2 दल हैं ये क्षेत्रीय दल में आते हैं। इतना आप लोग समझ लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन, राज्य और संघ शासित राज्यों में क्या अंतर है? राज्य और संघ शासित राज्य में अंतर बताना है। आंसर आप लोग देंगे कि भारत में संघीय प्रणाली को अपनाकर शासन संचालित किया जाता है। भारत में जो है संघीय प्रणाली को अपनाकर शासन संचालित किया जाता है। संघ एवं राज्यों के क्षेत्रों को विभक्त कर शासन चलाया जाता है। राज्य शासन को वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, यानी कि राज्य शासन का जो वास्तविक प्रधान होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे बिहार, यूपी, बंगाल आदि राज्य हैं। अभी भारत में 29 राज्य हैं। भारत में भी कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। और यहाँ पे है भारत के कुछ क्षेत्रों में संघ शासित राज्य हैं। भारत के कुछ क्षेत्र में जो है संघ शासित राज्य हैं जिनका प्रधान लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता है। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जनरल होता है इसका प्रधान होता है। भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या 6 है। भारत में कितने संघ शासित राज्य हैं? तो 6 इनकी संख्या है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन, चंडीगढ़ आदि राज्य संघ शासित राज्य हैं। देखिए
आप लोगों के एग्जाम में जो ये इतना था ये राज्य के बारे में था ऊपर से, और यहाँ से जो है ये संघ शासित राज्यों के बारे में कुछ था। इतना आप लोग क्लियर है, इतना आप लोग इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो आंसर देंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरा विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, तो अभियान को चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है, यानी कि इससे जुड़े जितने भी रिपोर्ट होते हैं इसको यह तैयार करता है और इसको प्रकाशित करता है। और यहाँ पे है बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधानों और दरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतना काफ़ी है इसके लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीटो पावर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीटो पावर क्या है। आंसर है कि वीटो पावर वह शक्ति है जिसका प्रयोग करके सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य किसी भी फैसले को रोक सकता है। देखिए ये वीटो पावर क्या है, तो वह एक शक्ति है जिसका प्रयोग करके सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में जो है कोई भी सदस्य किसी भी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य अस्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उसके पक्ष में वोट किया हो। इतना वीटो पावर के बारे में है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के पॉलिटिकल साइंस के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लें और इसको बार बार आप लोग रिवीजन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के लिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।